हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, विभवमापी पोटेंशियोमीटर। आज हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। विभवमापी क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है और ये वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है, क्यों ये बहुत ही यथार्थ मापन कर लेता है। दो विद्युत वाहक बलों के बारे में तुलना करेंगे और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल में बहुत अक्सर पूछा जाता है विभवमापी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विभवमापी पोटेंशियोमीटर। ठीक, विभवमापी पोटेंशियोमीटर। ठीक, तो विभवमापी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विभवमापी क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का यथार्थ रूप से मापन करता है, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मापन यथार्थ रूप से करता है। ठीक, किसी परिपथ के विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभवांतर ये यथार्थ रूप में मापता, मतलब बिल्कुल शुद्ध, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। तो हालांकि वोल्ट मीटर से भी विभवांतर दो बिंदुओं के बीच मापा जाता है, जो कि परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर का भी काम होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ही नापना, दोनों का काम सेम होता है। फर्क है कि जो विभवमापी है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा यथार्थ नापता है, लेकिन यूज़ में जो होता है वो वोल्ट मीटर ही यूज़ में होता है, क्योंकि ये सुविधाजनक होता और साइज में छोटा होता और आपको हर जगह वोल्ट मीटर से ही विभवांतर नापते हुए मिल जाएगा। विभवमापी का जनरली उपयोग प्रैक्टिकल में प्रयोग में किया जाता है, जहां हमें शुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। तो विभवमापी बिल्कुल यथार्थ रूप से विभवांतर का मापन करता है। ठीक, तो चलिए इसमें दो बातें लिख लेते हैं। विभवमापी विद्युत परिपथ के विभवमापी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थ रूप में, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थ रूप में मापन करता है। यानी इसको कोष्ठ में कर लीजिए, अथवा या लिख सकते हैं या भी कर सकते हैं, या अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल को नापने या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यथार्थ रूप में किया जाता है। तो ये विभवमापी जो होता है वो विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि इस
विभवमापी की सिद्धांत के बारे में, संरचना के बारे में, ठीक, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और सिद्धांत भी आ जाएगा और कंस्ट्रक्शन दोनों एक ही साथ आएगा। तो विभवमापी का प्रिंसिपल क्या होता है, विभवमापी का सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन माने रचना और वर्किंग सब एक ही में आ जाएगा, सिद्धांत, ठीक। तो इसका सिद्धांत थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा का मतलब है कि इसका सिद्धांत जो है वो एक जगह नहीं मिलेगा लिखा हुआ कि नहीं ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसका सिद्धांत जो है का टर्म आएगा विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता अगर इसकी मालूम रहेगी तो हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आसानी से नाप सकते हैं। तो विभव प्रवणता, क्योंकि ये विभवमापी जो है किसी विभवांतर को अपनी किसी तार पर संतुलित करके, तार अपनी लंबाई पर, अपनी किसी लंबाई पर संतुलित करके मापता है। तो उस तार की विभव प्रवणता क्या है वो पता होगी तो तार की कितनी लंबाई पे कितना विभव पतन होगा, उसके आधार पर हम जो है किसी सेल का विभव विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं या विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें जनरली दो फिगर यूज किए जाते हैं किताबों में, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन और सिद्धांत के बाद इसकी रचना हेडिंग डाल लेंगे। कंस्ट्रक्शन में ही है, सिद्धांत कंस्ट्रक्शन साथ ही साथ है एक तरह से, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, सिद्धांत या रचना एक ही में आएगा, कह लीजिए, ठीक। चलिए सिद्धांत, सिद्धांत में क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है। तो सिद्धांत और कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए एक ही में है। तो यह लिख लीजिए रचना, प्लस रचना। इसमें क्या होता है कि इसमें L मीटर लंबा एक तार होता है। तो तार की लंबाई जैसे कुछ मीटर होती है, ठीक, 1 मीटर नहीं होती, फ्यू मीटर लंबा, मतलब कुछ मीटर लंबाई का होता है, 1, 2, 3 मीटर, 6, 7 मीटर जो भी होगा। तो इसमें कुछ मीटर लंबा, तो जिसको हम मान लेते हैं कि इसमें L मीटर लंबा तार, कितना, L मीटर लंबा तार होता है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, R होता है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, R होता है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें L मीटर लंबा, इसमें क्या है, L मीटर लंबा तथा R प्रतिरोध का एक AB तार होता है। R प्रतिरोध का एक प्रतिरोध तार AB होता है, उसका नाम लिख देंगे, प्रतिरोध तार AB होता है, उसमें AB नाम से दिया जाएगा। इसमें L मीटर लंबा तथा R प्रतिरोध का एक तार AB होता है, ठीक, जो लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने के सहारे फैला होता है, मीटर पैमाने के सहारे फैला होता है। अभी फिगर बनाएंगे, ये इसके मुख्य परिपथ की बात होती है। लकड़ी का एक मीटर लगा होता है जिससे उसकी लेंथ नापेंगे। जो लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने के सहारे क्या होता है, सहारे फैला होता है,
लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने के सहारे क्या होता है, फैला होता है। तार के एक सिरे पर ना, तार के एक सिरे पर ज्ञात विद्युत वाहक बल जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। की सेल की बैटरी कह सकते हैं आप यहाँ पे, कि बैटरी या सेल। बैटरी इसलिए कहेंगे कि उसका विद्युत वाहक बल सेल से बड़ा होता है। बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के साथ ये कुंजी क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध R डैश वह कुंजी की के साथ जुड़ा होता है। R डैश और कुंजी के साथ जुड़ा होता है। के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसे हम लोग विद्युत वाहक, इसे विभवमापी का मुख्य परिपथ अथवा प्रथम परिपथ कहते हैं ना। इसे विभवमापी का मुख्य परिपथ या प्रथम परिपथ कहते हैं। मुख्य परिपथ या प्रथम परिपथ कहते हैं। विभवमापी का मुख्य परिपथ या प्रथम परिपथ कहते हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत और रचना साथ साथ चली रही। अभी समझ लीजिए रचना चल रही है, सिद्धांत वाली बात अभी आएगी। सिद्धांत में थोड़ा सा लिखना है भाई, विभव प्रवणता, मुख्य परिपथ में धारा क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभवमापी जो है विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यथार्थ रूप में अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एल मीटर लंबा आर तथा आर प्रतिरोध का एक तार ही होता है, जो लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने के सहारे फैला होता है। तार के एक सिरे पर ज्ञात विद्युत वाहक बल की बैटरी होती है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध आर डैश और कुंजी के साथ जुड़ा होता है। इसे विभवमापी का मुख्य परिपथ या प्रथम परिपथ कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हम फिगर बनाएंगे और दोनों फिगर बनाएंगे जो आपको अच्छा लगे, आप परीक्षा में बनाइए। चलिए, तो इसमें जो दोनों फिगर में आप देख लीजिए, वैसे ज़्यादा चर्चित यही है कि यहाँ पे एक बैटरी होती है या एक ही सेल बनाइए, जिसका विद्युत वाहक बल ई ज्ञात होता है। यहाँ पे कुंजी के होता है, फिर प्रतिरोध
यहाँ पे लगा रहता है आर डैश। ठीक, और इसके साथ तार जो है वही ए बी यल मीटर लंबा होता है, प्रतिरोध तार ए बी। ठीक, इसको हम लोग मुख्य परिपथ कहते हैं, मुख्य परिपथ। ठीक, और हालांकि इसका हम पूरा बनाते हैं, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे हम लोग मुख्य परिपथ के साथ जोड़ देते हैं। इस चित्र में इस तरह से मान लेते हैं E1 जी, ये विसर्पित तार, ये धारा मापी होता है। ठीक, इसका मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध इसका भी होता है, यहाँ पे बनाया नहीं गया है। अगर होता भी है तो आप यहाँ आंतरिक प्रतिरोध बना सकते हैं, आर डैश करके। नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो इस होता भी है तो वो ये तो तार की लंबाई में इसके साथ संतुलित होता। अब ये मान लीजिए हम लंबाई जो मानते हैं यहाँ पे, जो संतुलित की लंबाई है वो जे ए जे, जिसको हम लोग L1 मान सकते हैं। फिगर में ही बना देता हूँ, अभी समझाएंगे। इसे हम लोग गौड़ परिपथ कहते हैं, गौड़ परिपथ छुपा हुआ, या इसको हम लोग द्वितीय परिपथ बोलते हैं, द्वितीय परिपथ। अभी आगे लिखा जाएगा। ये मुख्य परिपथ या प्रथम परिपथ। इस तार का प्रतिरोध जो होता है वो R होता है। ठीक, और किताबों में जो बनाया होता, हालांकि हम यही तार या मीटर जो ले रहे हैं ये बहुत लंबा होता है, तो सवालों में सवाल लगाते समय तो इसी का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। लेकिन किताबों में जो बनाया रहता है वो इस तरह से बनाया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे कॉपर की मेटेलिक सीट होती है, मतलब चालक की यहाँ पे, और वहीं वो जुड़ा होता है, मोटी मोटी सीट होती है। फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे एक मेटेलिक सीट होती है, यहाँ पे तार जुड़ा होता है। ठीक, फिर एक यहाँ पे होता है, इसी को हम लोग ए कहते हैं, इसी को बी कहते हैं, तार ए बी, और इसी के बीच ही है बैटरी हमारी ज्ञान सेल की। और यहाँ से सेल हम जोड़ सकते हैं, और इसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ दिखा सकते हैं, और कुंजी के प्रज्वलित प्रतिरोध यहाँ पे आर डैश, और यहाँ पे गैल्वन मीटर होता है, और यहाँ से विसर्पित तार होता है। ठीक, ये दिखाती है। तो ये जो है तार हो गए, इतना ये लंबा होता है, तो ये लंबा
होता है और ये लंबा। ये बीच में कॉपर की प्लेट होती है जो कि चालक होती है। इसका प्रतिरोध होता है, लेकिन इसके कैलकुलेशन में इसका प्रतिरोध नहीं लिया जाता है। तो ज़्यादातर वही ये जो है, ये वाला परिपथ जो होता है, ये गौड़ परिपथ है, ये मुक्त परिपथ है। मुक्त परिपथ ये गौड़ होता है, ठीक। तो आप इस दोनों को कोई बना लीजिए, इससे या इससे आप इस तार का प्रतिरोध जो होता है वो R होता है। ये विसर्पी तार है, मतलब उसका हम तार के ऊपर का कवर हटाकर छील देते हैं। छीलने के बाद जो है उनके अंदर का पतला तार, जैसे ये विसर्पी तार है, जो इसको इस तार के ऊपर सरका कर संतुलित अवस्था प्राप्त करेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों का एक को ही बनाएंगे फ्री करके। किताबों में ये रहता है, ज़्यादातर गणनाओं में ये होता है। इसमें दो बातों का ख्याल रखना होता है, जिसे हम अभी आगे लिखवाएंगे। वो एक कि जो बैटरी या जो बड़ी सेल है उसकी जो पोलैरिटी है वो, और जो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसकी पोलैरिटी सेम होना चाहिए। मतलब इसका प्लस इधर है तो इसका भी प्लस इधर होना चाहिए, इसका माइनस इधर तो इसका भी माइनस इधर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आगे हम सवालों में डिस्कस करेंगे। आगे सवाल आएगा तो उसमें बताएंगे कि पोलैरिटी अगर उल्टी हो जाएगी तो संतुलन की अवस्था मिलेगी ही नहीं। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, अगर ये उलट गया, इसका धन इधर इसका भी इधर हो जाएगा तो हम इस तार पे इसको खिसकाते रह जाएंगे, लेकिन कभी संतुलन हमको मिलेगा नहीं। हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात ही नहीं कर सकते। वो अभी न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाएंगे। और दूसरी चीज़ है ये है कि इसका जो विद्युत वाहक बल, इस बैटरी का ऑलवेज ग्रेटर देन सेल के विद्युत वाहक, मतलब इसका वाहक बल इससे अधिक होना चाहिए। अगर इसका कम हो गया और इसका ज़्यादा हो गया तो भी संतुलन इस तार पे नहीं मिलेगा। भाई इस बैटरी का ही विद्युत वाहक बल तो तार का विद्युत वाहक बल होता, और यही कम है और ये ज़्यादा है, तो ये इस तार पर संतुलित हो ही नहीं पाएगा। भाई ये मान लीजिए कि 16 वोल्ट का है ये बैटरी और ये 20 वोल्ट है, ये तो 16 वोल्ट कवर करेगी ना, तो ये 20 वोल्ट बीच में कहीं संतुलित ही नहीं हो, संतुलित ही नहीं हो पाएगा, कहीं बाहर जाएगा संतुलित हो। इसलिए इस सेल का विद्युत वाहक बल ऑलवेज इससे बड़ा ही होना चाहिए और पोलैरिटी सेम होना चाहिए। नोट में इन दोनों को हम आगे लिखवा देंगे। अब देखिए इसका प्रिंसिपल अभी हम बताएंगे। अभी क्रिया विधि क्या है वो बता दे रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में लिखेंगे इसमें कि तार, इसमें जो है मुख्य परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, इसमें कि मुख्य परिपथ में तार AB में प्रवाहित धारा क्या होगी, यहाँ लिख सकते हैं कि अभी सिद्धांत में चल रहे हैं कि मुख्य परिपथ, अब इसकी क्रिया विधि समझाएंगे। मुख्य परिपथ के तार AB में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगी, बैटरी का विद्युत वाहक बल। अभी इसको नहीं जोड़ा गया है, अभी यही है, वो तो जब हम ज्ञात करना होगा तो इसके साथ जोड़ देंगे। तो कुल प्रतिरोध क्या है यहाँ पे, क्योंकि R है, R डैश और तार का प्रतिरोध है
आर आर डैश स्मॉल आर, यही ना। ठीक, अब इस धारा के कारण इन तार के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न होगा। इस धारा के कारण तार के सिरों पर विभवांतर, इस धारा के कारण तार के सिरों यानी AB पर सिरों पर विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, IR फार्मूला होता है, यही ना। I की वैल्यू रख दीजिए, तो I की वैल्यू क्या है, ये जो बता रहे हैं न्यूमेरिकल हम लोग, इसी से करंट निकालना होगा तो ये फार्मूला, इसके सिरों का विभवांतर निकालना होगा तो ये फार्मूला। ये जो हम फार्मूला बता रहे हैं इसी फार्मूले से हूबहू इसी तरह सवाल निकालेंगे, तो ये चीज़ याद होना चाहिए। ये आर डैश स्मॉल आर, इसके जो गौण परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। हाँ, आंतरिक प्रतिरोध का इस्तेमाल नहीं है संतुलन केस में, लेकिन इसको अगर हम मालूम करना होगा कितना होगा तो आगे हम मालूम कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है, R से गुणा कर देना, यही ना। तो ये दोनों फार्मूले जो है सिद्धांत के रूप में काम अभी हम लोग लिखा है, मेन सिद्धांत आगे आ रहा है ये दोनों। तो इसका सिद्धांत यह है कि मुक्त परिपथ में के तार AB में प्रवाहित धारा ये होगी, तार के सिरों का विभवांतर ये होगा। और मेन जो सिद्धांत है कि विभव प्रवणता इसकी क्या है, कि अगर हम विभव प्रवणता इस तार के सिरों की विभव प्रवणता हम पता कर लें कि विभव किस लंबाई, तार के किस लंबाई पे कितना है, तो हम तार के किसी लंबाई का विभवांतर आसानी से पता कर सकते हैं। प्रवणता अगर हम K से प्रदर्शित करेंगे प्रवणता को, तो K अगर पता रहेगी इस पूरे तार की, तो हम किसी भी लंबाई की का विभवांतर हम लोग पता कर सकते हैं, L1 लंबाई, L2 लंबाई, L3 या पूरी लंबाई। और कैसे आएगी वो देखते हैं। अब उसे क्यों हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, किसे कहते हैं, एक नंबर में पूछता है। तो लिखेंगे कि विभव मापी के तार के एकांक लंबाई के विभवांतर, विभव मापी के तार के एकांक लंबाई के विभवांतर को विभव मापी की विभव प्रवणता कहते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे कि विभव मापी के तार के एकांक लंबाई की विभव पतन भी कह सकते हैं, एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को, एकांक लंबाई के विभवांतर को विभव मापी की, इम्पोर्टेंट का टर्म है ये, मापी की विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होगा, ठीक। तो K बराबर इस हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, इसका विभवांतर V है, लंबाई L है, वोल्ट पर। देखिए अगर एकांक लंबाई का हमें विभव प्रवणता पता है, इसके एकांक लंबाई की विभव प्रवणता क्या है, मतलब ये तार यह लंबाई का है, यह लंबाई के तार के एकांक लंबाई का अगर हमें विभव पतन मालूम हो जाए, हम इस तार की किसी भी लंबाई का विभवांतर निकाल सकते हैं। जैसे कि यह लंबाई का विभवांतर V है और एकांक लंबाई का V/L जिसको हम लोग K कहते हैं।
मान लीजिए L1 लंबाई का या x लंबाई का, तो B/L गुणे L1 या इसी को कहते हैं KL1। L2 लंबाई का तो लिखेंगे B/L गुणे L2 या इसी को KL2। हम किसी भी लंबाई का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें एकांक लंबाई का विभव पता है, विभव प्रवणता पता है, तो हम किसी भी लंबाई का विभवांतर निकाल सकते हैं तार के। ठीक, अब इसकी क्रियाविधि देख लीजिए, क्योंकि फिगर को मिटा देंगे और क्रियाविधि आगे लिखवाएंगे। क्रियाविधि तो अब होता क्या है कि अगर इसका विद्युत वाहक बल इससे ज़्यादा है तो करंट आती है, यहाँ पे करंट आती है, यहाँ पे दो मार्ग पे डिवाइड हो जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, और ये करंट यहाँ जाएगी, ये वाली करंट यहाँ दोनों मिलेगी, फिर यहाँ चली जाएगी। इस तरह से करंट जाती है। ठीक, तार को हम इसके ऊपर सरकाएंगे। मान लीजिए तार एक बार यहाँ ले गए, यहाँ तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप मान लीजिए इस साइड आ गया, और तार को एक बार यहाँ ले आए तो विक्षेप इधर हो गया। तो हमें दो पॉइंट खोजना होगा। एक वो पॉइंट देखे विक्षेप इधर इस साइड हो जाए और एक पॉइंट विक्षेप इस साइड हो जाए। तो जब हम दो पॉइंट पता कर लें कि एक जगह रखने पर विक्षेप इधर हो रहा है और इधर रखने पर इधर हो रहा है, इसका मतलब है कि संतुलन का पॉइंट इन्हीं बीच में होगा। तो धीरे धीरे जो है उस पर टच कराते जाते हैं। तो एक जगह ऐसी आती है, वो मान लेते हैं ये J है, कि यहाँ पे रखते ही इसमें कोई विक्षोभ नहीं आया, मतलब ये संतुलित हो गया। संतुलित होने का मतलब है कि इससे होकर कोई करंट नहीं बहती, मतलब जो करंट इसमें आ रही थी वो करंट पूरी की पूरी अब इधर चल रही। जो करंट इसमें आ रही थी वो पूरी की पूरी अब इधर जाने लगी। क्यों? कि इस लंबाई का जो विभवांतर है वो सेल के विभव के बराबर हो गया। क्या हो गया? जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो विभवांतर है वो सेल के विभवांतर के क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो विभव होगा सेल का भी वही विभव होगा, इस पॉइंट का जो विभव होगा इस सेल का भी वही विभव होगा। ठीक, तो जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो करंट आएगी नहीं। हालांकि करंट तो इस मार्ग से जाएगी, इस मार्ग से करंट क्या करेगी? जाएगी। लेकिन जब तार के इस विभवांतर L1 लंबाई का विभवांतर, जिसको हम AJ कहेंगे, AJ बराबर L1 लंबाई का विभवांतर जब इसके बराबर होता है, इसका मतलब इन दो बिंदुओं का विभवांतर इन दो बिंदुओं के विभवांतर या इन दो बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है। यानी ये और ये सेम पोटेंशियल पे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट अब इसमें आएगी ही नहीं, करंट टोटल की टोटल इधर चली जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये सेल L1 लंबाई की तार का जो विभवांतर है उसके क्या हो गया? संतुलित हो गया। और संतुलन की स्थिति में इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसमें करंट नहीं जाएगी तो एक्स्ट्रा विभव पतन नहीं होगा आंतरिक प्रतिरोध के कारण, है नहीं? ये जब एक्स्ट्रा आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा तो एकदम करेक्ट विद्युत वाहक बल इसका नापा जाएगा। ठीक, एकदम करेक्ट सेल का विद्युत वाहक बल इसमें जो होगा वही बता देगा इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या। अगर इसमें करंट आ गई तो कुछ तो विभव पतन यहाँ हो जाएगा। तो अब जो भी सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो कुछ कम होगा। इसीलिए ये एग्जैक्ट विद्युत वाहक बल बताता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं आती है संतुलन के अवस्था में। ठीक, मुख्य परिपथ में धारा, कुल विद्युत वाहक बल सेल का अभी ये नहीं जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध, सिरों का विभवांतर, टोटल प्रतिरोध में बहने वाली करंट IR, विभव प्रवणता क्या होती है? विभव मापी के तार के एकांक लंबाई के विभवांतर को विभव मापी की
विभव प्रवणता कहते। ठीक, इसको केस से प्रदर्शित करते हैं, इसका वोल्ट पर मीटर। ये बहुत फायदेमंद वाली चीज़ क्या है कि अगर हमें तार की इकाई लंबाई का विभव पतन पता है तो हम इसके किसी भी लंबाई का, अब जैसे मान लीजिए AJ L1 लंबाई को चाहिए तो क्या हो जाएगा, K पता है कि L1 हो जाएगा, इसी को E1 कहेंगे, इस सेल का बिंदु बाहर होगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे चित्र के अनुसार, उसे जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे गौण परिपथ के अनुसार, यानी द्वितीय परिपथ के अनुसार विभवमापी से जोड़ देते हैं। उसे चित्र में दिखाए अनुसार, उसे चित्र में दिखाए अनुसार गौण परिपथ यानी कि द्वितीय परिपथ से उसे चित्र में दिखाए अनुसार गौण परिपथ, जिसका मतलब द्वितीय परिपथ के अनुसार विभवमापी के मुख्य परिपथ से जोड़ देते हैं। विभवमापी के मुख्य परिपथ से जोड़ते, ठीक, मुख्य परिपथ से जोड़ दे, जिसको हम लोग गौण परिपथ या द्वितीय परिपथ कहते हैं। ठीक, अब विसर्पी तार को विभवमापी के तार पर अब क्या करते हैं, क्रिया विधि है, विसर्पी तार को विभवमापी के तार पर खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में क्या होता है, अज्ञात सेल जो होती है, अज्ञात सेल E1 विभवमापी के AJ बराबर L1 लंबाई पर संतुलित कहलाती है, ठीक। संतुलन की दशा में, स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होता है, E1 बराबर
L1। तो कहने का मतलब क्या है कि L1 लिखने से पहले आप लिख सकते हैं तार AJ का विभवांतर, तार की लंबाई AJ का विभवांतर, तार की लंबाई AJ का विभवांतर। AJ मतलब एक्शन जैक्सन AJ। तो E1 बराबर होगा तार की लंबाई AJ का विभवांतर। तो तार की लंबाई AJ का विभवांतर क्या होगा? एकांक लंबाई का विभवांतर K होता है, तो L1 लंबाई का विभवांतर KL1 होगा। L1 लंबाई का क्या होगा? तो हो जाएगा E1 बराबर KL1। तो हमने यहाँ पे AJ मान लिया है तार L1 की लंबाई को। AJ मतलब एक्शन जैक्सन, समझ रहे हैं? फिल्म आई थी एक्शन जैक्सन अजय देवगन की, AJ, जिसमें उसका नाम ही AJ होता। इसका फुल फॉर्म क्या था? एक्शन जैक्सन। तो E1 बराबर तार की लंबाई AJ का विभवांतर मतलब KL1। ठीक। अरे एकांक लंबाई का क्या होगा? विभवांतर K, तो L1 लंबाई का KL1। ठीक। अब क्या होगा कि K और L1 का मान ज्ञात होने पर, K और L1 का मान ज्ञात होने पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक। तो ये था विभवमापी का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, क्रियाविधि, फार्मूला सब। अगर आता है तो आप इतना लिखेंगे। इसके साथ और भी 2-3 चीज़ें जुड़ के आती हैं। सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है, विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ कैसे है नापने में। श्रेष्ठ है कि इसमें कोई धारा ही नहीं बहती या आंतरिक विभवपतन नहीं होता, इसलिए शुद्ध मापता है। ठीक। दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं। ठीक। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध या R1, मान लीजिए R डैश है, R1 भी हो सकता है। ठीक। हमने R डैश ले लिया, कहीं कहीं R1 भी हो सकता है। जैसे कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सुग्राहिता कैसे बढ़ाएंगे इसकी। ठीक। इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाएंगे। चलिए हाँ, 2 चीज़ें इसमें नोट में लिख लीजिए, या तो जो हमने बताया है, या उसमें आप कहीं लिख भी सकते हैं। हम आगे जो है, नोट का मतलब ध्यान दें। नोट का मतलब होता है ध्यान दें। इसे उंगली बनी रहती है ना, इस तरह स्पेशल कोटेशन होता है कि पहली बात है कि बैटरी की ध्रुवता सेल के ध्रुवता के समान होनी चाहिए। जो हमने बैटरी मतलब सेलों बैटरी की ध्रुवता जो होती है, सेल की ध्रुवता, ज्ञात सेल की, वही ज्ञात बैटरी ज्ञात होती, ज्ञात सेल की ध्रुवता के समान होनी चाहिए। दूसरी बात,
बैटरी का विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल से बड़ा होना चाहिए। बैटरी का विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ठीक, अब हेडिंग है हमारी सुग्राहिता, सेंसिटिविटी। सुग्राहिता, विभवमापी की सुग्राहिता ऐसे लिख सकते, कैसे बढ़ाई जाए कि सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये प्रश्न आ सकता है कि विभवमापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो विभवमापी किसी विभवांतर को जो है तो अपनी किसी लंबाई पे संतुलित करके मापता है। विभवमापी किसी विभवांतर को अपनी किसी लंबाई पे संतुलित करके मापता, ये पता अभी हमने देखा है। तो एक चीज है कि विभवमापी सुग्राही कहलाता है। एक चीज तो ये है कि कब सुग्राही कहलाता है, एक जनरल बात है। अभी हम थ्योरेटिकल बात करेंगे जनरल। जैसे वो संतुलन कंडीशन में हो, विसर्पी तार को तार पे खिसका रहे हैं और संतुलन कंडीशन में है। संतुलन कंडीशन से थोड़ा सा अगर विसर्पी तार को इधर उधर करने के बाद धारा मापी में अचानक परिवर्तन आ जाए, बहुत तेजी से गिर जाए, उसका जो क्या होता है सुई जो होती है निडल, या उसमें अचानक से परिवर्तन आ जाए, तो हम कहते हैं कि विभवमापी बहुत अधिक सुग्राही। लेकिन उसे सुग्राही थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बढ़ाई कैसे जा सकती है, वो चीज़ है कि विभवमापी सुग्राही कहलाता है यदि ये कम से कम विद्युत वाहक बल को या विभवांतर को अधिक से अधिक लंबाई पर मापे। तो इसीलिए विभवमापी में लंबा तार लिया जाता है कि ये कम से कम विभवमापी को विभवांतर को ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई पर संतुलित करे, यानी लंबाई ज़्यादा ले। ठीक, इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, सुग्राहिता या कह लीजिए कि सुग्राहिता बढ़ाने के लिए भी हम आगे देखेंगे कि क्या करना होता है। तो सुग्राही कब होता है कि ज़्यादा लंबाई पे कम विभवांतर नापे, तो कहलाता है कि सुग्राही है, सेंसिटिव। ठीक, यानी कि थोड़ा सा विद्युत वाहक बल नापना, ज़्यादा लंबाई ले, तो कहा जाएगा सुग्राही है। और कम लंबाई पर ज़्यादा विद्युत वाहक बल माप ले तो ये सुग्राही नहीं बोला जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें कि विभवमापी किसी विभवांतर को, विभवमापी किसी विभवांतर को अपनी किसी लंबाई पर संतुलित करके मापता है। पहली बात, विभवमापी सुग्राही कहलाता है, मापी सुग्राही कहलाता है यदि यह कम से कम विद्युत वाहक बल कह लीजिए या कम से कम विभवांतर को अधिक से अधिक लंबाई पर संतुलित करें। कम से कम विभवांतर को अधिक से अधिक लंबाई पर क्या करें,
संतुलित करे तो कहलाता है कि ये ज़्यादा सुधराही है। ठीक, अर्थात तो क्या होना चाहिए इसमें, अर्थात E1 का जो मान है कम से कम और L1 का मान अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। इस सूत्र से सूत्र E बराबर किया। तो इसमें क्या होना चाहिए से के बराबर हो जाएगा E1 बटे L1। ये कम से कम हो या अधिक से अधिक, इसके लिए के का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अर्थात इसके लिए के का मान कम से कम होना चाहिए। अर्थात इसके लिए के का मान कम से कम होना चाहिए। अब के का मान हम कम कैसे कर सकते हैं, विभव पूर्णता का मान कम से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र के बराबर, अभी हमने पढ़ा था V बराबर L से विभव प्रवणता को दो ढंगों से कम किया जा सकता है। के का मान दो विधि से कम किया जा सकता है। दो विधि से कम किया जा सकता है। पहला क्या होगा, विभव मापी के तार का विभवांतर कम करके विभव मापी के तार के विभवांतर को कम करके। दूसरा होगा कि मुख्य परिपथ में धारा का मान L विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाकर विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाना। तो विभव मापी के तार के विभवांतर को कम करके विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा करके हम इसकी सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। यानी के का मान कम से कम होना चाहिए, तो के का मान दो ढंगों से कम कर सकते हैं। अब देखिए, विभव मापी के तार के विभवांतर को कम करना है और लंबाई को बढ़ाना है। जाहिर सी बात, विभवांतर R तो फिक्स होता है, तो विभवांतर कम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगली बात आगे लिखते हैं। चलिए, दूसरी चीज है कि अब V का मान कम करने के लिए क्या करना होगा, धारा का मान कम करना होगा। तो लिखेंगे कि सूत्र V बराबर IR से मुख्य परिपथ में कौन धारा बह रही है, I। मुख्य परिपथ में जो मुख्य परिपथ है में धारा का मान कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, अब कम कर देना होगा। ठीक, या कम कर दिया जाए, कम कर देना चाहिए। और इसके लिए
आई बराबर हमने देखा था सूत्र क्या आया था, ई बराबर आर डैश स्मॉल आर। ये दोनों तो फिक्स है। आप इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आर डैश का मान बढ़ा देना चाहिए। आर डैश का मान बढ़ा देना चाहिए, अर्थात विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए परिवर्ती प्रतिरोध का मान बढ़ा देना चाहिए। अर्थात विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए परिवर्ती प्रतिरोध परिवर्ती बदलने वाला आर डैश का मान बढ़ा देना चाहिए। ठीक, तो मुख्य परिपथ की धारा कम करना है, मुख्य परिपथ की धारा तभी कम होगी जब हम परिवर्ती प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे। ठीक, तो इस तरह से उसकी सुग्राह्यता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब हमारी बात आती है कि विभवमापी की वोल्ट मीटर पे श्रेष्ठता, यानी कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। हेडिंग और प्रश्न दोनों एक ही में लिखेंगे कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है, ये भी प्रश्न आता है। देखिए, विभवांतर नापने वाला कोई भी उपकरण होगा वो हमेशा परिपथ में समान दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। विभवांतर नापने वाला कोई भी उपकरण जो होगा वो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। और सही ट्रू यथार्थ है ना, करेक्ट मापन के लिए, एक तरह से यथार्थ मापन के लिए आवश्यक है कि वो परिपथ से कोई धारा न ले। इसका मतलब इसका परिपथ से कोई धारा न ले तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। परंतु वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं किया जा सकता। जब आप उसका प्रतिरोध अनंत नहीं कर सकते हैं तो वो परिपथ से कुछ न कुछ धारा ज़रूर लेगा, और उसका जब परिपथ से कोई धारा ले लेगा तो उसका आंतरिक विभव पतन हो जाएगा। तो कुछ करंट जब उससे होकर के बहेगी तो उसके अंदर के प्रतिरोध में करंट बहेगी तो कुछ आंतरिक विभव पतन हो जाएगा। इसीलिए वो जो प्रतिरोध अब कुछ जिसके सिरों का हमें विभवांतर नापना है उसमें 100% करंट ना जाकर 90% करंट जा रही है, तो 90% करंट और सिरों का विभवांतर का गुणनफल जो कुछ कम आएगा रियल वैल्यू से। ये कंडीशन है कि सही मापन के लिए वो परिपथ से कोई धारा नहीं लेना चाहिए। अब जैसे क्या है कि ये है, इसमें करंट जाएगी, इसका प्रतिरोध R है और इसके सिरों पर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है। ठीक, इधर बैटरी जो भी होगा किसका प्रश्न में समझा। अब हालांकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है, आदर्श माने तो अनंत होता है, आदर्श तो होती नहीं प्रैक्टिकल में, व्यवहार में। अब जाहिर सी बात है कि इसका प्रतिरोध बहुत कुछ होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें
अब यहाँ पे जब करंट जाएगी तो करंट का अगर यहाँ बंटवारा नहीं होगा, फुल करंट इसमें आएगी तो आई और आर का गुणनफल जो होगा उसका रियल वैल्यू देगा विभवांतर का, और वही ये मापेगा, वही ये मापेगा। ठीक, लेकिन होता क्या है कि कुछ न कुछ करंट जो है इसमें बह जाती है। तो इसलिए इसके बहुत अंश वाली करंट बहती है, तो इसका जो प्रतिरोध होता है उसमें इसका गुणा करें तो इतना मतलब आई डैश अगर बढ़ जाती है, बह जाती है, और इसका प्रतिरोध आर डैश से इतना विभवपतन हो जाएगा, इसके अंदर ही हो जाएगा इस करंट के वजह से। तो ये जो विभवांतर नापेगा, कुछ करंट इसमें मतलब 2 एम्पियर जा रही थी तो कुछ एम्पियर, अब 90% करंट केवल इधर आ रही है, तो 90% आर का गुणा करेंगे और 10% इधर आ रही है, या 1% आ रही है, 99 इधर आ रही है 1%। अभी तो करंट का इसका गुणनफल कम ही आएगा इस रियल विभवांतर से। मान लीजिए करंट 5 एम्पियर थी, प्रतिरोध 5, तो रियल में वैल्यू 25 आना चाहिए। अब हुआ कि करंट जो है अब 1% चली आई इधर, मतलब 1 एम्पियर, बची 4, तो अब उसकी वैल्यू तो 20 वोल्ट आए ना, तो 5 वोल्ट की तो कमी होगी। यानी कि जो करंट इसमें आ गई उसके हिसाब से ये इतना विभवांतर क्या होगा, कम हो जाएगा इसका। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि परिपथ से अगर कोई धारा ना होगी, पूरी परिपथ करंट उस प्रतिरोध से होकर बहेगी तो वो सही विभवांतर मापेगा। ठीक, तो श्रेष्ठता क्या होती है उसी बात को लिख लें। और विभवमापी में क्या होता है कि संतुलन की स्थिति में विभवमापी से होकर कोई धारा नहीं बहती, धारा शून्य होती है, इसलिए व्यवहार में उसका प्रतिरोध अनंत होता है, सही मापन की शर्त उसमें पूरी होती है, इसीलिए विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। लिखेंगे कि विभवांतर नापने वाला कोई उपकरण, विभवांतर नापने वाला कोई उपकरण हमेशा विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, सही मापन के लिए आवश्यक है कि यह परिपथ से कोई धारा न ले। जैसे कोई उपकरण वोल्टमीटर की बात है कि यह परिपथ से कोई धारा न ले, इसके लिए इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विभवांतर नापने वाला कोई उपकरण के जगह आप वोल्टमीटर भी नाम लिख सकते हैं। विभवांतर नापने वाला उपकरण वोल्टमीटर उपकरण में वोल्टमीटर तो है ही है ना, परंतु वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं किया जा सकता। परंतु
मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसके विपरीत चले, विभवमापी में क्या होता है? इसके विपरीत संतुलन की अवस्था में, इसके विपरीत संतुलन की अवस्था में विभवमापी में बहने वाली धारा शून्य होती है। विभवमापी में प्रवाहित धारा शून्य होती है। विभवमापी में प्रवाहित धारा शून्य होती। विभवमापी में प्रवाहित धारा क्या होती है? शून्य होती है। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से, इस प्रकार प्रैक्टिकली, व्यवहारिक से विभवमापी का प्रतिरोध अनंत होता है। मान सकते हैं, जब धारा नहीं जाती इसका मतलब अनंत प्रतिरोध। ठीक, इस प्रकार सही मापन की शर्त केवल किसमें पूरी होती है? विभवमापी में पूरी होती है। इस प्रकार सही मापन की शर्त केवल विभवमापी में पूरी होती है। इस प्रकार विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। अतः विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ, वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। विभवांतर नापने वाला कोई उपकरण हमेशा विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सही मापन के लिए आवश्यक है कि परिपथ से कोई धारा न ले, इसके लिए इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, परंतु वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत संतुलन की अवस्था में विभवमापी में बहने वाली धारा शून्य होती है। कोई दोहरा प्रवाहित नहीं होती। व्यवहार में इसका प्रतिरोध अनंत हो सकता है। इस प्रकार सही मापन की शर्त केवल विभवमापी पूरी होती है, इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। ठीक, तो चलिए अब दो चीज़ें और बची हैं, इसको पूरा कर देते हैं। रही बात इसके न्यूमेरिकल की, तो इसका न्यूमेरिकल, और हमें लगता है कि मीटर सेतु का न्यूमेरिकल जो है वो एक साथ होगा। तो मीटर सेतु तो छोटी टॉपिक है, तो हमें लगता है कि न्यूमेरिकल और उसका वो चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। यानी इसका न्यूमेरिकल और मीटर सेतु एक साथ हो जाएगा। तो चलिए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। फिगर ही है इसमें और कुछ नहीं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की
तुलना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की मेन चीज इसमें फिगर ये है, ठीक, बाकी कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे हमने बैटरी बनाई है, ये विद्युत वाहक बल मुख्य परिपथ बनाया, यहाँ इसका आंतरिक प्रतिरोध है, कुंजी है, परिवर्ती विभवांतर है, ये तार है AB, और यहाँ पे दो सेल लिए आंतरिक प्रतिरोध इसका दिखा सकते हैं, वो गाड़ी ठीक, इसको हम लोग E1 E2 कह लें, ठीक, और A है और एक सर्किट का ये C है, ठीक। और ये जो तार होता है इससे एक गैल्वानोमीटर जुड़ा होता है, ठीक, और इसे विसर्पित तार पे घुमाते हैं अलग अलग कंडीशन में, इसकी संतुलित करने के लिए इस तार को इसमें छुड़ाते हैं। ये हो गया एक कंडीशन, ये हो गया, ठीक। जो मान लेते हैं पहली सेल है या वो L1 लंबाई पे, इसको हम J1, और दूसरी जो है वो L2 लंबाई पे है जिसको हम J2 कहते हैं। तार का प्रतिरोध R होता है, इसको हम जानते हैं मुख्य परिपथ है, गौण परिपथ। अब इसमें क्या है कि जब विसर्पी तार, मतलब कहने का मतलब जिन दो सेलों का लिखेंगे कि जिन दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसे चित्रानुसार मुख्य परिपथ से जोड़ देते हैं, विभवमापी के मुख्य परिपथ से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे दो मार्गी कुंजी है, एक बार AB लेंगे एक बार BC लेंगे, दो मार्ग की कुंजी। यहाँ पे क्या है, दो मार्गी कुंजी। जब हम द्विमार्गी कुंजी AB का प्रयोग करते हैं तब सेल E1 परिपथ में होती है और वो मानते हैं कि वो AJ1 यानी L1 लंबाई पर संतुलित कहलाती है। फिर हम एक इस दोनों का यूज करते हैं तो E2 सेल परिपथ में होती है और वो L2 लंबाई पर संतुलित हो जाती है। दोनों समीकरण से E1 E2 की हम तुलना कर सकते हैं। तो मेन रूप से L1 L2 की लंबाई पता रहेगी, हम कर सकते हैं कि K कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उसे चित्रानुसार विभवमापी के मुख्य परिपथ से जोड़ देते हैं। मुख्य परिपथ से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। अब हम लोग द्विमार्गी कुंजी का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे दो मार्गी कुंजी। इसका प्रयोग करेंगे A तथा B के टर्मिनलों को प्रयोग करने पर, A तथा B के टर्मिनलों का प्रयोग करने पर, मतलब है कि कुंजी का ही प्रयोग करने में जैसे लिख सकते हैं
कौन सेल परिपथ में आएगी? केवल सेल E1 परिपथ में होती है। केवल सेल E1 किसमें होती है? परिपथ में होती है। इसका प्रयोग करेंगे तो सेल E1 परिपथ में होती है। और भी ये सेल और ये विभवमापी के पी के तार के AJ1 बराबर L1 लंबाई पे संतुलित होती है। क्या कहने का मतलब है कि E1 सेल किसके संतुलित हो गए? के L1 समीकरण। उसी तरह से हम क्या कहेंगे कि द्विमार्गी कुंजी के कुंजी B और C का प्रयोग करें। सेल E2 परिपथ में होती है। और ये विभवमापी के तार के लंबाई AJ2 बराबर L2 पर संतुलित होती है। क्या होती है? संतुलित होती है। मतलब E2 बराबर होती है KL2। समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? E1 KL1 KL2 कट जाएगा। इस तरह से हमें सर्कुलर की अगर लंबाई पता है तो हम उनकी विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ठीक, तो केवल चित्र का ही तो कमाल था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए। और आखिरी टॉपिक जो है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। बाकी मीटर सेतु और इसके न्यूमेरिकल, मीटर सेतु के न्यूमेरिकल आने वाले वीडियो लेक्चर में, अब चाहे तो एक वीडियो लेक्चर में ख़त्म हो जाए या 2 बनाना पड़े। कोशिश करेंगे कि आखिरी में एक ख़त्म हो जाए, एक वीडियो लेक्चर में। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सेल, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसके लिए भी फिगर ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे ये हमारा ज्ञात बैटरी होती है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध कुंजी के परिवर्तित प्रतिरोध तार AB होता है यहाँ पे। और यहाँ पे सेल मान लीजिए E1 हो के इसका आंतरिक प्रतिरोध रहेगा R1 है, मान लीजिए, यही पता करना है। और इसके एक सिरे पर एक प्रतिरोध R और लगा देते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, जिसका प्रतिरोध R है। R1 मान लेते हैं क्योंकि हमने R स्टार का प्रतिरोध मान रखा है या R'। ठीक, इनके बीच में एक कुंजी लगा देते हैं K' और
इसके सिरों का विभवांतर आएगा V1 मान लेते हैं V, क्योंकि V तो इसका विभवांतर। ठीक, अब कुंजी, अब यहाँ पे एक वो होता है गैल्वेनोमीटर होता है G, और यहाँ से विसर्पी तार। मान लीजिए ये एक, यहाँ पे इसकी कंडीशन आएगी, एक जो है L1 है, मान लीजिए L2 है, J1 है, J2 है और J1। तार की लंबाई तो जानते हैं ये L है, फिगर है बस। इसमें करना क्या है कि जब कुंजी ओपन रहती है तो ये प्रतिरोध खुला होता है, इसमें कोई करंट नहीं जाती है, क्योंकि परिपथ खुल नहीं होती, पूरी करंट इससे होके जाती है। तो मान लेते हैं कि ये L1 लंबाई पे सेल संतुलित होती है, तो हो जाएगा वो E1 बराबर के L1। फिर जैसे ही कुंजी दबाते हैं तो ये प्रतिरोध परिपथ में आ जाता R1, और इसके सिरों पर एक विभवांतर सेट हो जाता है, क्या V1। और यही विभवांतर क्या होता है इस सेल का, इस वक्त होता है, यही विभवांतर इस सेल का क्या होता है, इस वक्त होता है, जो J2 लंबाई पे संतुलित होता है। ये सेल का विभवांतर बताते हैं, जो V1 है। प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो सेल का विभवांतर बता रहा है। इसमें कुछ विभव पतन इसके अंदर हो ही जा रहा है, बाकी जो बच रहा वो बता रहा है। तो अब जो से ये जो संतुलित होता है ये विभवांतर V1, वो मान लीजिए कि L2 लंबाई पे संतुलित होता है। इसलिए अगर हम E1 V1 लें तो यहाँ से L1/L2 हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला है E/V-1, इससे हम निकाल सकते हैं। E1 V1 की जगह हम क्या रखते हैं, L1/L2 पता होगा। लिखेंगे कि जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है, उसे चित्रानुसार विभवमापी के मुख्य परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक, कुंजी K' के खुली होने पर है, K' खुली हो, कुंजी K' के खुली होने पर सेल E1 परिपथ में होती है, और ये विभवमापी के तार की लंबाई J1/L1 पर संतुलित होती है। तो इसलिए E1 बराबर हो जाएगा कि L1 से V1। ठीक, कुंजी K' के बंद होने पर यहाँ लिखेंगे कुंजी K' के बंद होने पर अब क्या है, प्रतिरोध R1 परिपथ में होता है, प्रतिरोध R1 परिपथ में होता है। परिपथ में प्रतिरोध R1 परिपथ में
होता है। इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? V1, वो सेल का विभवांतर व्यक्त करता है। V1 सेल का विभवांतर व्यक्त करता है। सेल का विभवांतर व्यक्त करता है जो V बराबर E माइनस IR के बराबर होता है। जो विभवमापी के तार के AJ2 मतलब L2 लंबाई पर संतुलित होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा कम होगा, V1 से इसकी वैल्यू कम होगी, ये थोड़ी लंबाई में संतुलित होगी, ये इतनी लंबाई संतुलित होगा, ये कम, क्योंकि V बराबर होता है E माइनस IR। यहाँ से भी ये वाला फार्मूला आ जाएगा, या हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V1 बराबर के L1, की समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। ये मान लीजिए भाग हो गया, तो K से K कट जाएगा, ये आएगा। ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हम लोग निकाले हैं, क्या होता है? E/V माइनस 1 से यहाँ हो जाएगा R1 R E1 V1 माइनस 1, और E1 V1 की वैल्यू क्या है? L1/L2, तो L1/L2 माइनस 1, ये फार्मूले से हम L1 L2 निकाल के R पता रहेगा, हम आंतरिक प्रतिरोध इसका निकाल सकते हैं, ठीक। हम इसका आंतरिक प्रतिरोध इससे निकाल सकते हैं। अगर ये ना पता हो फार्मूला है वाला, तो आप इस वाले को लिख करके भी निकाल सकते हैं। इसको IR यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे E/, वो इधर आएगा, तो B फिर B कॉमन ले सकते हैं, फिर B की वैल्यू रख देंगे I_R, ठीक, जैसे हमने किया था पीछे, तो यहाँ से भी आ सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब L1 L2 की वैल्यू और R की वैल्यू पता है, R1 निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए एक थोड़ा सा टॉपिक देखें, छोटा सा, कि विभव प्रवणता को विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में कैसे लिखा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नोट में जैसे कि हम सवाल वाल कहीं पूछेगा, ये सवाल तो इसका बहुत आसानी से लगेंगे। जैसे हम जानते हैं K बराबर B/L, और B को जानते हैं IR/L, और R को जानते हैं क्या होता है, ρL/T। L कट जाएगा, तो K की वैल्यू विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में ρ/A। कभी कभी रो और A आई दिया रहेगा, तो भी हमको K पता हो जाएगा।
V बराबर आई और R बराबर चूंकि जानते हैं रो एल अपन ये होता है, ये निकालेंगे। अब हम लोग इसके सवाल मीटर सेतु और मीटर सेतु रिलेटेड सवाल जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग एक मीटर सेतु और इसके बच्चे न्यूमेरिकल, उसके न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।